हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर का बस हम इंट्रो देखे थे। मेनली हम एक्सक्रीशन का डेफिनेशन देखे थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे जो हमें चैप्टर्स में आगे काम आने वाले हैं। हमने आपको होम्योस्टेसिस बताया था और उसका एक बेस्ट एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशंस बताया था। और ऑस्मो रेगुलेशंस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हमने एनिमल्स दो प्रकार के आपको बताए थे, ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर। और इसी से रिलेटेड हमने आपके साथ तीन वर्ड शेयर किया था, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। और ये बार भी मैंने बताया था आपको कि ऑस्मो रेगुलेटर कैसे अपने ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक उठाएं। टॉपिक का नाम है, एनसीईआरटी ने अलग से दे रखा है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। देखिए, आज हमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानना है और एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में भी जानना है। याद कीजिए, मैंने आपको कल एक्सक्रीशन का क्या डेफिनेशन बताया था। मैंने यही ना बोला था, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, मेनली, ये वर्ड को अंडरलाइन करना, ये वर्ड 1 करोड़ रुपए का, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मेनली ये वर्ड अगर आप नहीं मेंशन करते हैं तो डेफिनेशन गलत मानी जाती है। मेनली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नॉन एज एक्सक्रीशन। तो वो जो नाइट्रोजन वेस्ट एनिमल्स के बीच में है, मेनली 3 नाइट्रोजन वेस्ट जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। वन इज अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। आज हमें यह देखना है कि ये तीनों एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, जो नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, इनका रिमूवल कैसे होता है, क्या मेथड होता है, प्रोसेस क्या कहलाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या है, कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसकी टॉक्सिसिटी लेवल कितनी है। मैंने आपको बोला था हर मेटल उतना टॉक्सिक नहीं होता, हर का टॉक्सिसिटी लेवल डिफरेंट होता है। और लास्ट में हमें यह जानना है कि ये प्रोडक्ट किस में रिमूव होता है, मतलब एग्जाम्पल कि ये किसके अंदर एज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्ट करता है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, मैंने आपको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के सारे पॉइंट्स टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको याद करने में इजी हो। मोस्टली चीजें इसमें याद रखने वाला, एग्जाम्पल तो एक्सक्लूसिवली आपको याद ही रखना है। तो आइए हम एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने हेडिंग लगाया है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। मैंने आगे वर्ड यूज कर लिया एक्सक्रेटरी। जाहिर सी बात है कि एक्सक्रीशन में मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल के बीच में मेनली 3 प्रकार का, वन इज अमोनिया, सेकेंड इज यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। इन तीनों कंपाउंड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। सो दैट दीज आर नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंटेनिंग एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का नाम हुआ। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिएगा, 2 टर्म है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आपको नहीं बोलना है ऐसा। देखिए, एक टर्म आएगा अमोनोटैलिज्म और एक टर्म आएगा आपके सामने अमोनोटैलिक। इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, सुनिएगा। वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के माध्यम से एज अ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया रिमूव होता है, ये प्रोसेस कहलाता है अमोनोटैलिज्म। वो प्रोसेस जिसमें एज अ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया रिमूव होता है, वो प्रोसेस कहलाता है यूरियोटैलिज्म। वो प्रोसेस जिसमें एज अ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड रिमूव होता है, वो प्रोसेस कहलाता है यूरिकोटैलिज्म। मतलब ये तीनों क्या है, प्रोसेस है। अब मैंने क्या बोला, आपके सामने एक वर्ड आएगा अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। दोनों वर्ड सेम नहीं है, जो अमोनोटैलिक और अमोनोटैलिक मैंने बोला। सुनिएगा, अमोनोटैलिक क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया एज अ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एंड अमोनोटैलिक उस ऑर्गेनिज्म को आप कह रहे हैं जिसके अंदर अमोनिया एज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिमूव होता है। समझ में आया? उस एनिमल्स को, उस ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटैलिक कह रहे हैं जिसके अंदर अमोनिया एज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। यूरियोटैलिक,
हम उस एनिमल्स को कह रहे हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं जिसके अंदर एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रिमूव होता है, यूरिया रिमूव होता है बॉडी से एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। यूरिकोटैलिक, हम उस ऑर्गेनिज्म उस एनिमल्स को बोल रहे हैं जिसके अंदर एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड रिमूव हो रहा है। तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, चाहे फिर वो अमोनोटैलिक एंड अमोनोटैलिज्म हो, फिर वो यूरिकोटैलिक यूरियोटैलिज्म हो, और यूरिकोटैलिक एंड यूरिकोटैलिज्म हो। तो इन दोनों वर्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये तीनों वर्ड क्या है, प्रोसेस है, और ये तीनों वर्ड क्या है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप कह रहे हैं। हाँ, इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे आज लास्ट में, कोई बात नहीं, एग्जांपल हम देखेंगे। हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को बोल रहे हैं अमोनोटैलिक, जिसमें एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया रिमूव हो रहा है। वैसे इन दोनों में अब आइए आपको हम बताते हैं। पहला पॉइंट हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट हो गया प्रोसेस ऑफ रिमूवल। क्या लिखा मैंने, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। तो प्रोसेस क्या कहलाती है, मैंने बोल दिया, जिसमें अमोनिया रिमूव होगा अमोनोटैलिन, जिसमें यूरिया रिमूव होगा एक्सक्रीट होगा यूरियोटैलिन, जिसमें यूरिक एसिड होगा उसमें यूरिकोटैलिज्म। अब बात आती है कि ये तीनों जो नाइट्रोजनस कंटेनिंग वेस्ट है ये बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होता है। तो ये बॉडी में जहां पे भी बना सिंथेसिस हुआ, कैसे बनता है मैंने आपको कल ही बताया, आइदर बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और बाय एक्सेस इंजेक्शन बन गया, या फिर एक्सेस इंजेक्शन आपने ले लिया, ठीक है। अब इसको वाटर में क्या किया जाता है, घुलाया जाता है, मतलब ये वाटर में पहले सोल्यूबल होते हैं, देन ये वाटर के साथ रिमूव होते हैं बॉडी से, मीन्स यूरिन के साथ रिमूव होते होंगे। और जिसमें यूरिन फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर वाटर बॉडी से आता है, वाटर याद कीजिए पोरीफेरा वगैरह क्या होता है, ऑस्ट्रिया से वाटर अंदर किया, ऑस्कुलम से बाहर, याद कीजिए एनिमल किंगडम। तो क्या होता है, उसमें वाटर के थ्रू ही रिमूव हो रहा है। तो कुल मिलाकर वाटर के साथ ये नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर के साथ घुल के बाहर निकलते हैं। अब जो पीएमटी आपसे सवाल पूछता है कि कौन सा ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर में हाईएस्ट सॉल्युबल है और कौन लिस्ट सॉल्युबल है, मतलब किसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी के लिए। तो याद रखिएगा प्रेफरेंस मैंने ऑर्डर सीक्वेंस में लिखा है, अमोनिया को सबसे अधिक वाटर चाहिए घुलने के लिए, हाईएस्ट रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम देखिए मैंने लिखा है वाटर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल, मैक्सिमम किसको, अमोनिया को। एंड यूरिक एसिड को थोड़ा सा वाटर चाहिए, रिमूव कर देगा। मैं आपको बताऊंगा अभी यूरिकोटैलिक का एग्जांपल बर्ड या इंसेक्टा वगैरह। आप बर्ड में कॉल किए होंगे, पेस्ट के फॉर्म में वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, ग्रीन कलर का होता है, उसको पैलेट या ग्वानो कहते हैं। ये भी पूछा जाता है पीएमडी में, कई बार पूछा गया है, पैलेट या ग्वानो, ग्रीन कलर का आप देखे होंगे, वो ग्रीन कलर यूरिक एसिड की वजह से ही है। तो उनके अंदर पेस्ट है, तो पेस्ट में ज्यादा वाटर थोड़ी होता है। हम लोग का यूरिन देखिए और बर्ड का देखिए, तो वो पेस्ट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये भी सवाल आता है, चूंकि यूरिक एसिड अपने रिमूवल के लिए सबसे कम वाटर का डिमांड करता है, मींस यूरिकोटैलिन इज एन एडेप्टेशन टू कंजर्व द वाटर इनसाइड द बॉडी। ये वाटर को बचाना चाहता है, तब तो मिनिमम वाटर में चाहता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर दें। जबकि इन भाई साहब इसको मैक्सिमम वाटर चाहिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव अमोनिया करने के लिए, मींस इसको वाटर की भरपूर मात्रा होगी तब तो ये अमोनिया रिमूव कर रहा है, क्योंकि अमोनिया तो कम वाटर में जाने वाला है नहीं, उसको वाटर बहुत चाहिए। इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिव होंगे वो मोस्टली अमोनोटैलिक होंगे, क्योंकि उनको वाटर की कमी नहीं है, वो वाटर भरपूर वाटर में ही रहते हैं, वाटर की क्या कमी होगी, तो वो आराम से अमोनिया रिमूव कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो डिजर्ट में होंगे या फिर एरियल एडेप्टेशन जो उड़ते होंगे, उनको तो वाटर की कमी है ना, वो चाहते होंगे कि हम यूरिक एसिड रिमूव करके अपना वाटर कंजर्व करें, हमको बार बार पानी पीने का नहीं मिलता है टाइम, या फिर वाटर हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो चाहते होंगे कि हम यूरिक एसिड रिलीज कर दें। अब बात आई बीच में यूरिया, तो यूरिया वो रिलीज करते हैं जो लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। वो क्या मैंने बोला, जिसको बिल्कुल वाटर की कमी है, और ये क्या बोला मैंने, यूरिया वो जो लैंड पर रहते हैं, तो लैंड पर ना तो बहुत ज्यादा पानी है और ना ही बहुत ज्यादा सूखा है, तो इनके अंदर क्या होता है, जो यूरिया को रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है अमोनिया से कम है, क्योंकि अमोनिया को मैक्सिमम है, अमोनिया से कम है, मगर यूरिक एसिड से ज्यादा है, क्योंकि यूरिक एसिड तो पेस्ट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, हम तो फिर भी यूरिन देखिए थोड़ा लिक्विड है। तो इसमें मैंने लिखा वाटर रिक्वायरमेंट लिस्ट देन अमोनिया, और ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, ये सीरीज में मैंने लिखा, ऑर्डर में लिखा है, तो यूरिक एसिड से ज्यादा एंड लेस देन अमोनिया। ये हो गया वाटर की रिक्वायरमेंट अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए। नेक्स्ट बात आती है टॉक्सिसिटी। मैंने बताया था
हर कंपाउंड बराबर मात्रा में टॉक्सिक नहीं होता हमारे बॉडी के लिए। तो पता है जो सीक्वेंस, जो ऑर्डर इसकी सॉल्युबिलिटी का है ना, वाटर में कितना घुल सकता है, कितना डिमांड है वाटर का इसके रिमूवल के लिए, वही ऑर्डर टॉक्सिसिटी लेवल का। ये जाहिर सी बात है, जो कंपाउंड वाटर में ज़्यादा घुल सकता है, वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड करता है अपने रिमूवल के लिए, तो बॉडी में तो वाटर पूरा ना सर्कुलेट होता है, तो टॉक्सिक भी ज़्यादा ना होगा। अगर वो वाटर में, पूरे वाटर में घुल जाता है, वाटर की डिमांड मैक्सिमम करता है रिमूवल के लिए, जाहिर सी बात है वाटर तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के साथ, या फिर जिसके अंदर ब्लड नहीं है उसके अंदर फिर भी वाटर सर्कुलेट करता है। मैंने पोरीफेरा का एग्जांपल दिया, तो जाहिर सी बात है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा, और जबकि यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक होगा। देखिए मैंने लिख दिया, टॉक्सिसिटी हाईएस्ट किस में है, अमोनिया में, और लिस्ट किस में है, यूरिक एसिड में। फिर से यूरिया बीच में आ गया। लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड मोर टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। मैंने मोर नहीं लिखा, आप समझ जाइएगा। ये मैंने वाटर की रिक्वायरमेंट और टॉक्सिसिटी दोनों लेस मैंने अमोनिया से लिखा है यूरिया के बारे में। अब ये सब बात है, अंडरस्टूड है कि मोर देन यूरिक एसिड। क्लियर, ये तीनों पॉइंट क्लियर। ये तो अभी मैंने बता ही दिया कि एनिमल्स, उस एनिमल्स को जिसके अंदर अमोनिया रिमूव हो रहा है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। जिसके अंदर यूरिया रिमूव हो रहा है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। और जिसके अंदर यूरिक एसिड रिमूव हो रहा है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, मेथड्स ऑफ रिमूवल। सर ये रिमूव कैसे होते हैं? देखिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल आता है पीएमटी में, ठीक है। इंट्रो है चैप्टर का, फिर ये भी इंट्रो मानिए, लेकिन यहां से सवाल आता है, सुनिएगा। आप सिंपल डिफ्यूजन का नाम सुने होंगे। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी मटेरियल, कोई भी कंपाउंड अपने हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ मूव कर जाता है, यही सिंपल डिफ्यूजन है। यह अमोनिया ऐसे ही रिमूव होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बॉडी में जैसा ही हाई कंसंट्रेशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट में लो पड़ जाएगा, उसके कंपैरिजन में बॉडी से रिमूव हो जाएगा। बात आती है कि कैसे, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ये मोस्टली प्रिमिटिव एनिमल्स में है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो क्या करते हैं ये लोग, जनरल बॉडी सरफेस से ही रिमूव हो जाते हैं। ये है इसका मेथड, रिमूवल का मेथड क्या है भाई, सिंपल डिफ्यूजन। ये है मेथड सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू, कैसे, तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। यूरिया का जो मेथड है रिमूवल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, जो एनिमल्स यूरियोटैलिक हैं, नो डाउट वो यूरिया रिमूव करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मगर पता है इन ऑर्गेनिजम्स में जो यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में यूरिया बनता नहीं है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर बनता क्या है, सुनेगा। ये तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, बनता है मेटाबॉलिज्म में अमोनिया, ठीक। अब ये अमोनिया कहां बना होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म, ये फूड का ब्रेकडाउन वगैरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हुआ। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो सारे अमोनिया कहां पहुंचते हैं, लीवर के पास, ब्लड के माध्यम से, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ब्लड से के माध्यम से पहुंचेगा लीवर के पास। अब लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर एक साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल। एंजाइमेटिक रिएक्शन का पूरा साइक्लिक रिएक्शन होता है। पहले सिलेबस में भी था, नीट के सिलेबस में था, अब नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। एक दो स्टेप बता देते हैं रिएक्शंस का, सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ऑर्निथिन साइकिल चलता कहाँ है, ये सवाल अभी भी पूछा जाता है। तो चलता कहाँ है, लीवर के अंदर, ठीक। उसका एक स्टेप वाला रिएक्शन मैं आपको आगे बता दूंगा, उतना पूछा जा सकता है, बाकी पूरा साइकिल नहीं पूछा जाएगा। तो ऑर्निथिन साइकिल चलता कहाँ है, लीवर में। उस ऑर्निथिन साइकिल में होता क्या है, CO2 और अमोनिया रिएक्शन करता है आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और फाइनली बनता क्या है, यूरिया। तो यूरिया बना कहां, लीवर के अंदर, बाय ऑर्निथिन साइकिल। अब बताइए लीवर से ब्लड निकलेगा, कौन सा वेन निकलेगा वहां से, हेपेटिक वेन। उसी ब्लड में मौजूद होगा यूरिया जो लीवर ने बनाया ऑर्निथिन साइकिल चलाकर। वो यूरिया हेपेटिक वेन से जो निकलेगा, ब्लड में मिक्स होकर पहुंचेगा किडनी के पास। जब किडनी के अंदर यह ब्लड एंटर करेगा जिसमें कि यूरिया है, तो किडनी इस ब्लड को फिल्टर कर देगी। ये पूरा प्रोसेस हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे फिल्टर करती है किडनी। उस ब्लड को फिल्टर करके ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को आगे भेज देगी, और यूरिया को यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देगी। क्लियर, एक बार फिर से बोलता हूं, आपके अंदर जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म में क्या बना, अमोनिया। यूरिया नहीं बनता, अमोनिया बनता। वो अमोनिया लीवर के पास पहुंचा, लीवर ऑर्निथिन साइकिल चलाकर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, और अब ये यूरिया ब्लड के साथ पहुंचा किडनी के पास। कैसे, हेपेटिक वेन। और किडनी ने क्या किया, इस ब्लड को
फिल्टर करके फिल्टर बेड को तो बॉडी के आगे पार्ट में भेज दिया और यूरिया को यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया। तो बताइए एक्सक्रीट क्या हुआ, यूरिया या अमोनिया? यूरिया ना। सो दैट दिस एनिमल्स आर यूरियोटैलिक। तो देखिए मैंने पूरी बात को यहां पर मेंशन किया है कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बनता क्या है? अमोनिया। अमोनिया बनता है, इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, जो कि कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में बाय लीवर। कैसे? थ्रू ऑर्निथिन साइकिल, यही है साइकिल का नाम, ऑर्निथिन साइकिल। एंड दिस यूरिया इज कैरिड टू किडनी, किडनी तक पहुंचता है यूरिया। कैसे? अलॉन्ग विथ ब्लड। किसके द्वारा? हेपेटिक वेन, जो लीवर से निकला। एंड दिस ब्लड इज फिल्टर्ड, किसके द्वारा फिल्टर होगा? किडनी। और क्या होगा? यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। लीजिए आगे आप लिख लीजिए, अलॉन्ग विथ यूरिन, आप आगे मेंशन कर लीजिए, अलॉन्ग विथ यूरिन। जो बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब विथ होता है, कई जगह मैं यूज करता हूं, आप नोट कर लीजिए। सी के ऊपर अगर डॉट लग जाए तो इसका मतलब विथ होता है, और अगर सी के नीचे लगता है इसका मतलब विच होता है, स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे मेंशन कर लीजिए कि यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विथ यूरिन, यूरिन के साथ वो बाहर निकल जाएगा। ये मेथड है इसके अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा अलग मेथड है। बात करें हम यूरिकोटैलिक के अंदर, तो कोई खास नहीं है। उसके अंदर जो यूरिक एसिड रिलीज होता है एज अ पेस्ट, पैलेट नाम है उसका, पेस्ट के फॉर्म में, पैलेट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, वो यूरिक एसिड के रिमूवल का मेथड है। तो ये सारे तो पॉइंट्स जो हमें डिस्कशन करने थे, समझने वाले। अब जो एग्जाम्पल्स है उसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है, आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ के हैं? एनिमल किंगडम के। और एनिमल किंगडम में हर फाइलम्स का नाम है, हर फाइलम में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेनली फाइलम का नाम मेंशन किया है। ठीक है, आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। याद कीजिए एनिमल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? प्रोटोजोआ से। हम लोग प्रोटोजोआ से पढ़ते हैं ना, वैसे प्रोटोजोआ को कुछ साइंटिस्ट क्या कंसिडर करते हैं? एनिमल, कुछ प्लांट, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोटोजोआ से हम कंसीडर करते हैं कि एनिमल है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, यहां तक तो एक्सक्लूसिवली अमोनिया। कहां से? प्रोटोजोआ से लेके एस्केल्मिन्थस तक। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, एनिमल किंगडम में बताते हैं हम लोग। देन टीनोफोरा, देन प्लेटिहेल्मिन्थस, प्लेटिहेल्मिन्थस को हम लोग फ्लैट वर्म भी कहते हैं। एंड देन एस्केल्मिन्थस, इसको राउंड वर्म भी कहते हैं। यहां तक तो एक्सक्लूसिवली क्या? अमोनिया। अब आगे बात आया ऑर्थोपोडा में, कई सारे ऑर्थोपोडा होते हैं। ऑर्थोपोडा का वो मेंबर जो एक्वेटिक है, आपने प्रॉन का नाम सुना होगा, कॉमनली हम लोग उसको झींगा मछली बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, गांव देहात जिससे जो बिलोंग करते हैं जरूर सुने होंगे। व्हाइट कलर का होता प्रॉन। ये प्रॉन भाई साहब ऑर्थोपोडा का मेंबर है, क्रस्टेशिया क्लास का है। 3 क्लास होता है उसमें, क्रस्टेशिया क्लास का है ऑर्थोपोडा के, क्रस्टेशिया क्लास का। और ये क्रस्टेशिया क्लास का जो एग्जाम्पल है प्रॉन, ये वाटर में रहता है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स है, इसलिए ये कैसा है? अमोनोटैलिक, अमोनिया रिलीज करता है। बाकी हम इसका दूसरे क्लास का एग्जांपल देखेंगे, यूरिक एसिड, इंसेक्टा ऑर्थोपोडा का ही क्लास है, मगर वो यूरिक एसिड। मगर एक्वेटिक ऑर्थोपोडा जो क्रस्टेशिया क्लास को बिलोंग करता है, एग्जांपल प्रॉन, देखिए मैंने लिख दिया है, क्रस्टेशिया क्लास को बिलोंग करता है, मैं लिख लीजिएगा, वो अमोनोटैलिक है, अमोनिया रिलीज करता है। नेक्स्ट आपको हम बात करते हैं कि फिशेस में आइए, वर्टिब्रेट्स में फिशेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर फिश और एक होता है मरीन वाटर फिश। आप बताइए, कमेंट करके नीचे आंसर बताइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके नीचे आंसर बताइए। फ्रेश वाटर फिश मतलब जो तालाब में रह रहा है, मरीन वाटर फिश जो समंदर में रह रहा है। आप ये बताइए किस फिश को वाटर की भरपूर मात्रा अवेलेबल है और किस फिश को वाटर की कमी है? मरीन फिश या फिर फ्रेश वाटर फिश, इसमें आपको ऑप्शन चूज करना। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपको ये बताना है कि किस फिश को वाटर की कोई कमी नहीं है। ऑप्शन है मरीन वाटर फिश या फिर फ्रेश वाटर फिश। और दूसरा है किस फिश को वाटर की भरपूर कमी है। ऑप्शन वही दोनों है। आप आंसर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सुनिए मेरा आंसर। आपको ऐसा लगता होगा सर मरीन वाटर फिश तो समंदर में रहता है, समंदर में तो पानी पानी है, उसको पानी की क्या कमी है? मगर एक्चुअल में पानी की कमी उसी को है। पानी बहुत है मगर उसके काम का नहीं है, खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, तो उसको वाटर की कमी है
क्योंकि वो वाटर उसके मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं हो सकता, वो वाटर वो कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो उसको वाटर की कमी है। और जो फ्रेश वाटर में तालाब में वो खारा पानी थोड़ी है, वो सारा वाटर उसके यूज के लायक है, इसलिए फ्रेश वाटर फिश को वाटर की कोई कमी नहीं है। तो आप जाहिर सी बात है आप बोल सकते हैं जिसको वाटर की कमी नहीं है वो बताइए अमोनिया रिलीज करेगा कि यूरिया, इन दोनों में अगर एक चूज करना हो, ऑब्वियस सी बात अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को ज्यादा वाटर चाहिए ना रिमूवल के लिए। तो फ्रेश वाटर फिश को वाटर की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। देखिए मैंने लिखा। अब आइए फ्रेश फिश के बाद आता है एम्फीबिया। देखिए वैसे तो एम्फीबिया यूरियोटैलिक होता है, मगर जो एम्फीबिया का लार्वा होता है ना, जिसका नाम आप सुने होंगे टैडपोल लार्वा, फ्रॉग का लार्वा, वो पानी में होता है, और पानी में तो पानी का कमी नहीं है, तो वो कैसा है, अमोनोटैलिक। जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो वो कहाँ, लैंड पे आने की कोशिश करेगा। तो लैंड पे मोस्टली टाइम रहता है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए सिर्फ पानी में रहता है, तो लैंड पे जैसे ही आएगा तो पानी की कमी होगी उसके कंपेरिजन, पहले के कंपेरिजन में, तो कैसा शो हो जाएगा, कैसा शो करेगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरियोटैलिक, मतलब यूरिया रिलीज करने लगेगा। तो देखिए मैंने लिखा एक्वेटिक एम्फीबिया, मैंने स्पेशलाइज्ड नाम लिख दिया टैडपोल लार्वा, वो कैसा होगा आपका, अमोनोटैलिक। जबकि एम्फीबिया वो कैसा होगा आपका, यूरियोटैलिक। और मरीन वाटर फिश, अभी मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन के थ्रू, उसको वाटर की कमी है एज कंपेयर विद फ्रेश वाटर फिश, तो मरीन वाटर फिश अमोनिया रिलीज नहीं कर पाता, वो क्या रिलीज करता है, यूरिया। चलिए और प्रिमिटिव क्लास में हम एनिलिडा का भी जिक्र कर लेते हैं। अर्थवर्म का नाम सुना ही होगा आपने, देखा भी होगा। अर्थवर्म इनवर्टिब्रेट्स है, तो कुछ एनिलिड्स जैसे कि अर्थवर्म ये सब कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक, मतलब एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रिलीज करते हैं, यूरिया। बाकी हम लोग मैमल्स, हम लोग तो यूरियोटैलिक हैं ही, हम लोग तो यूरिया रिलीज करते ही हैं, तो मैमल्स इसी का एग्जांपल हो गया। तो ये दोनों एग्जांपल हो गया किसका, अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स का। चलिए आइए यूरिक एसिड मतलब यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। आपने इंसेक्टा का नाम सुना होगा, कॉकरोच तो देखा ही होगा। इंसेक्टा भी ऑर्थोपोडा का मेंबर है, मगर ये फ्लाइंग मेंबर है, उड़ता है। तो बताइए इसको वाटर है क्या उतना, तो बताइए क्या रिलीज करेगा, सबसे कम वाटर में चाहेगा हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव कर दें, तो यूरिक एसिड रिलीज करो भाई। बर्ड उड़ता है, बर्ड उड़ता है तो उसको भी वाटर की कमी है, तो वो भी क्या सोचेगा कि हम क्या रिलीज करें एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिक एसिड। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मोस्टली ऐसे जगह सर्वाइव करते हैं, देखिए वैसे बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं जो पानी में भी होते हैं, वो रेप्टाइल्स मोस्टली जो डिजर्ट में रहते हैं, जो ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे वाटर की कमी है, तो मोस्टली रेप्टाइल्स क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। इसलिए हम रेप्टाइल्स क्लास को डायरेक्टली क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक का एग्जाम्पल है वो। लैंड स्नेल, देखिए एक स्नेल होता है जो पानी में रहता है, जो लैंड स्नेल है जो लैंड पर रहता है, उसको वाटर की इतनी कमी होती है कोई यूरिया भी रिलीज नहीं कर पाता, वो यूरिक एसिड रिलीज करता है। तो ये चार तो पॉपुलर एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, इंसेक्टा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल। ये सब किसके एग्जांपल हैं, यूरिकोटैलिक के। तो ये मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की मेथड क्या है उसका, कैसे क्या, और एग्जांपल्स। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में इतने से आपका नीट का सवाल बन जाएगा, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। देन हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अभी जो मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के 3 एग्जांपल्स, उसके थ्रू बहुत सारे पॉइंट, उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट पहले मैं वो बता देता हूं, देन मैं बताता हूं आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिएगा पहला जो स्पेशल पॉइंट है, सारे बात आपको नोट्स में मिल जाएंगे, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेगा, बोर्ड वर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स में सारे पॉइंट मिल जाएंगे, अभी जो मैं बता रहा हूं क्लास नोट्स में सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मैं एक एक करके बस एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनिएगा। पहला पॉइंट ये है, फ्रॉग जो होता है, एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला था समझिए। एडल्ट फ्रॉग कैसा होता है, फ्रॉग एम्फीबिया है, फ्रॉग होता है यूरियोटैलिक, जबकि फ्रॉग का जो लार्वा होता है दैट इज टैडपोल लार्वा, वो होता है अमोनोटैलिक। ये आपको याद रखना है, टेबल में मेंशन था लेकिन आपको अलग से याद रखना है। फ्रॉग क्या होता है, अमोनोटैलिक, जबकि फ्रॉग का लार्वा क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है, यूरियोटैलिक, जबकि फ्रॉग का लार्वा क्या होता है, अमोनोटैलिक। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, जो अर्थवर्म थे वो अर्थवर्म अभी कैसे थे, सेकंड कॉलम में आया था, अर्थवर्म थे यूरियोटैलिक, मगर यदि कल को अर्थवर्म को प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल हो, मतलब बहुत सारा वाटर अवेलेबल हो, तो वो एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया रिलीज करने लगते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अर्थवर्म इज जनरली
यूरियोटेलिक, बट व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर अर्थवर्म देन अर्थवर्म शो अमोनोटेलिज्म, मतलब वो अमोनोटेलिज्म शो करने लगता है, मतलब वो अमोनोटेलिक बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट सुनिए, हमारा किडनी क्या रिमूव करता है, बाहर क्या करता है, यूरिया ना। किडनी तो यूरिया रिमूव करता है, मगर अमोनिया के रिमूवल में थोड़ा बहुत रोल है किडनी का। वैसे तो मोस्टली अमोनिया को लीवर क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में किडनी का, अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का रोल है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, किडनी हैव माइनर रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। ये पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं हम। अभी जो आप देखे थे यूरिया, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नो डाउट वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो यूरिन के साथ रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है। एज वेल एज वो ऑस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस भी है। हम आपको ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ाए थे प्रीवियस लेक्चर में। ऑस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो सोल्ट वाटर कंसंट्रेशन को, इंटरनल सोल्ट वाटर कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में काम आए, दैट सब्सटेंस इज ऑस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस। यूरिया का थोड़ा बहुत अमाउंट किडनी के मैट्रिक्स में क्या होता है, बात कल देखिएगा, आप किडनी आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर, तो किडनी के मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत अमाउंट यूरिया का रिटेन करता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरियोटेलिज, क्योंकि ऑस्मोलिटी मेंटेन हो पाए। इसीलिए यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो है ही है, साथ ही साथ वो ऑस्मो रेगुलेटरी सब्सटेंस भी है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे इससे रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। देखिए जब सर्वे किया गया एनिमल किंगडम के जो भी टैक्सोनॉमिस्ट थे, तो एनिमल किंगडम में उन्होंने देखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन अलग अलग। तो लोगों ने सोचा ऐसा क्यों, तो उनको फिर साइंटिस्ट को लगा चूंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, इसीलिए उन सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन अलग अलग, क्योंकि उनके हैबिटेट अलग है। तो मोड ऑफ एडेप्टेशन अलग होगा यार, और मोड ऑफ एडेप्टेशन अलग होगा तो प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है अलग होंगे। हर ऑर्गन का अलग प्रोसेस होता है रिमूवल का, अलग मेथड से काम चलता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग, जब ये सर्वे किया गया तब पता चला टैक्सोनॉमिस्ट को। तो आपके एनसीईआरटी ने जितना एग्जांपल दे रखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, हमें उतना जानना है जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है। देखिए जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे ना, प्रोटोजोआ से लेकर मैं टीनोफोरा तक की बात करूं, बोले तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और एक इकाइनोडर्मेटा जो हेमिकोडेटा के पहले आता है फाइलम, इन सब में स्पेशलाइज्ड कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, मतलब कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं। जनरल बॉडी सरफेस है ना, उसी से लोग एक्सक्रीशन कर देते हैं आराम से। तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कंसीडर किया गया, जनरल बॉडी सरफेस। किनके अंदर, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सेलेंट्रेटा, इसी को निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, ये सब में जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन हो जाता है। पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो डेवलप हुआ प्लैटिहेल्मिन्थस में, नाम था उसका प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल्स उसी को बोलते हैं, और प्लैटिहेल्मिन्थस को फ्लैटवर्म भी कहते हैं। उसके अंदर एक पॉपुलर एग्जांपल है प्लेनेरिया। आप हमारा एनिमल किंगडम का वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें भी आपको बताएंगे। पॉपुलर एग्जांपल है प्लेनेरिया। उन भाई साहब में प्रोटोनेफ्रिडिया एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये तो किसके अंदर की बात हुई, प्लैटिहेल्मिन्थस जो इनवर्टिब्रेट है। पता है आपको आगे चल के वर्टिब्रेट पढ़ाएंगे ना एनिमल किंगडम में, तो उसमें आपको बताएंगे सिफेलोकॉर्डेटा, ये लास्ट में कोडेटा में आता है। वर्टिब्रेट के जैसे 3 क्लास होता है कोडेटा में अलग अलग, ठीक है। तो एक होता है यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, लास्ट में वर्टिब्रेटा। तो ये जो यूरोकोडेटा है ना, सब फाइलम है ये, नॉट क्लास, सब फाइलम। देन सिफेलोकोडेटा, ये तो सिफेलोकोडेटा सब फाइलम है कोडेटा का, उसमें एक मेंबर है एम्फियोक्सस, जिसके अंदर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैम सेल्स। तो ये दोनों था पॉपुलर एग्जांपल। साथ ही साथ रोटिफर्स एक छोटा सा एनिमल्स होता है, छोटा सा होता है कीड़ा टाइप का, रोटिफर्स इंसेक्ट टाइप का होता है रोटिफर्स, उसमें भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, प्रोटोनेफ्रिडिया, बोले तो फ्लैम सेल्स। देखिएगा वैसे तो मैं एनिलिडा में अगर बात करूं तो एनिलिडा में मोस्ट ऑफ द एनिलिडा में आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया मिलेगा,
मगर कुछ कुछ ऐसे एनिलिडा पाए गए हैं इस नेचर में जिनके अंदर एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना कौन है वो एनिलिडा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि कुछ एनिलिडा में प्रोटोनेफ्रिडिया भी एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन एक्ट करता है। यदि कल को लाइन आ जाए प्रोटोनेफ्रिडिया इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लैटिहेलमिन्थिस, लाइन गलत है। यदि कल को लाइन आ जाए नेफ्रिडिया इज द ओनली एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन एनिलिडा, ये भी लाइन गलत है, क्योंकि कुछ एनिलिडा में प्रोटोन, तो ऐसे सवाल आ सकता है इससे, कुछ एनिलिडा कौन है ये आपको नहीं पूछेगा। हाँ, अब आइए अगला, नेफ्रिडिया एक्सक्रेटरी ऑर्गन। जितने भी एनिलिड्स हैं, मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स, पॉपुलर एग्जांपल अर्थवर्म एनिलिडा का पॉपुलर एग्जांपल है। इन सब में मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स में एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह कौन एक्ट कर रहा है? नेफ्रिडिया। ऑर्थोपोडा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा का क्लास इंसेक्टा, नाम सुना होगा, पॉपुलर एग्जांपल कॉकरोच, जिससे आप लोग खूब डरते होंगे, है ना। ये कॉकरोच जो है, कॉकरोच में एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन मिलता है मैलफिशियन ट्यूब्यूल्स। आपके सिलेबस में कॉकरोच है, आपको पढ़ना भी, हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा यूट्यूब लेक्चर आप देखिएगा, उसमें आपको बताएंगे एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है मैलफिशियन ट्यूब्यूल्स, किसमें? मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा इंक्लूडिंग कॉकरोच। सॉरी, यहां पे मैंने दोबारा इंसेक्टा ही लिख दिया है, इंक्लूडिंग कॉकरोच, इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है, जो इंसेक्टा का एग्जांपल है, उसमें क्या होता है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन मैलफिशियन ट्यूब्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का क्लास, ऑर्थोपोडा के एक क्लास क्रस्टेशिया, इसमें एक्वेटिक ऑर्थोपोडा आता है। अभी मैंने बताया था पॉपुलर एग्जांपल प्रॉन। उन भाई साहब में जो एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन है एंटीनल ग्लैंड, उसी का नाम है ग्रीन ग्लैंड। दोनों नाम याद रखना है, दोनों एनसीईआरटी ने अलग अलग चैप्टर में यूज किया है। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड किसमें मिलता है? एक्वेटिक ऑर्थोपोडा। जो ऑर्थोपोडा का क्लास है क्रस्टेशिया, उसका पॉपुलर एग्जांपल प्रॉन। उसमें क्या मिलेगा आपको? एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। ये भी इसी में, अभी तो दो एग्जांपल्स और बताऊंगा मैं, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ये भी ऑर्थोपोडा में ही आते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं स्पाइडर, स्कॉर्पियन, लेकिन उसमें क्या मिलता है? कॉक्सल ग्लैंड। तो ऑर्थोपोडा में वेराइटी ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। इंसेक्टा में मैलफिशियन ट्यूब्यूल्स, और एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड, स्पाइडर स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड। मोलस्का एक फाइलम है, मोलस्का में एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन एक्ट करता है आपको ऑर्गन ऑफ बॉजिनस, इसी को मोलर्स ऑर्गन भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने देखा था, मोलर्स ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बॉजिनस। ये एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन एक्ट करता है फाइलम मोलस्का में। एंड देन लास्ट में किडनी, मोस्ट एडवांस्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन, तो मिलेगा भी मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स में जो हम लोग हैं। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी एनिमल हैं, पता है, हम लोग उच्च कोटि के जानवर हैं, हम लोग हायर एनिमल्स हैं, एडवांस्ड एनिमल्स हैं, हम लोग इंसान जो है उच्च कोटि के जानवर हैं। हम लोग में एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या एक्ट करता है? किडनी। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने एक्सक्रेटरी ऑर्गन बताया ये आपको याद रखना है। इतना ये एनसीईआरटी, इतना तो एटलीस्ट इतना याद रखना है, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। देन अब जो मैं आगे आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सक्रीशन में, एक्चुअली इससे डायरेक्ट सवाल आता है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, मैंने इसलिए हेडिंग डाल दिया स्पेशल पॉइंट। इससे डायरेक्ट सवाल आता है, थोड़ा लॉजिकल है, और ये कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपको बताऊंगा ये दो चैप्टर से को रिलेट करके कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत जल्द आएगा हमारा वीडियो लेक्चर, आप देखिएगा वहां से, और एक्सक्रेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों सिस्टम को मिलाकर कोरिलेट करके कुछ स्पेशल नोट्स बनते हैं, मैं उसको बताता हूं। उससे पहले अभी जो मैंने आपको टेबल बताया उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट छूट गए, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अभी मैंने आपको प्रोटोनेफ्रिडिया बताया था एक्सक्रेटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें? प्लैटिहेलमिन्थिस में। सिफेलोकॉरेटा का एक एग्जांपल है एम्फिऑक्सस, रोटिफर्स में, कुछ एनिलिड्स में प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके अलावा नेफ्रिडिया मैंने आपको बताया ना, नेफ्रिडिया मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स इंक्लूडिंग अर्थवर्म। इसके बाद मैंने आपको मैलफिशियन ट्यूब्यूल बताया ना, मोस्ट ऑफ द इंसेक्टा इंक्लूडिंग कॉकरोच। ये तीनों एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो है ही हैं, मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रिमूवल में तो हेल्प करते हैं ही करते हैं, साथ ही साथ
These all three excretory organ also helps in osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन, और ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब इंटरनल सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में ये ऑर्गन्स मदद करते हैं, जबकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और पता है हकीकत, प्रोटोनेफ्रिडिया का तो प्राइमरी फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन ही है और सेकेंडरी फंक्शन एक्सक्रीशन है। ये पॉइंट एनसीईआरटी की है। प्रोटोनेफ्रिडिया इज प्राइमरीली कंसर्न विथ ऑस्मोरेगुलेशन। हाँ, एक्सक्रीशन में भी रोल निभाती है वो, लेकिन इस प्रोटोनेफ्रिडिया का प्राइमरी फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन है। ये स्पेशल पॉइंट छूट गया था आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड। सुनेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी एक स्पेशल पॉइंट छूट गया, मैं बताता हूं। मैंने अमोनिया बताया ना, जो अमोनोटेलिक होते हैं, तो अमोनोटेलिक में मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर फिशेस अमोनिया रिलीज करते हैं, मैक्सिमम वाटर चाहिए तो उनके पास वाटर है, तो वो अमोनिया रिलीज नहीं करते हैं। जो फिश होती है ना, वो अमोनियम आयन रिलीज करती है, और वो जनरल बॉडी सरफेस से नहीं रिलीज करती, वो गिल्स के सरफेस से रिलीज करती है। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। जो फिशेस होते हैं, फिशेस, ये अमोनियम आयन आप पढ़ते होंगे, अमोनियम NH4+ होता है, अमोनियम आयन रिलीज करते हैं नॉट जनरल बॉडी सरफेस, थ्रू गिल्स सरफेस। तो ये सारे स्पेशल पॉइंट जो छूट गए थे पहले के, मैंने आपको बता दिया। आइए अब मैं आपको कुछ एक बताता हूं स्पेशल नोट्स, ये आप जल्दी से देख लीजिएगा, नोट्स में आप मैच कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशल नोट्स। समझिएगा क्या है। देखिए, मैंने इसमें 3 ऑर्गन का डायग्राम बनाया है, ध्यान से समझिएगा। लॉजिकल इसमें रटने का कुछ भी नहीं, आप रटेंगे क्वेश्चन पक्का गलत करेंगे। आप रटिएगा मत, समझिएगा। जनरल बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है ऐसे स्टेटमेंट तो भारी भरकम लगता है, होता नहीं है। देखिए 3 ऑर्गन इसमें मैंने एक हार्ट बनाया है, यह हार्ट है, लीजिए मैं लेवलिंग कर देता हूं, ये हार्ट है, ओके, ये लीवर है और ये किडनी है। तीनों 3 सिस्टम से, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम से, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम से, एंड किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम से। समझिएगा। आप डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वीडियो लेक्चर देखिए, अपलोड हो चुका है। मैंने लीवर्स के बहुत सारे फंक्शन बताए थे। जो उसका एक फंक्शन है ना, डीएमिनेशन और निथिन साइकिल जो चलाता है, उसी से रिलेटेड पॉइंट निकलेगा। अभी किडनी इस सिस्टम में पढ़ाऊंगा, बस जस्ट अगला लेक्चर वही अपलोड होगा, किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, देन फंक्शन। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जब वीडियो अपलोड होगा तो आप हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इन तीनों का मेन फंक्शन मैं बता रहा हूं। इसका तो वैसे बहुत काम है, इसका एक फंक्शन अभी हम यहां पर देखेंगे। किडनी का मेन काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना और यूरिया को रिमूव करके बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू निकाल देना। और हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करके बॉडी के हर बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचवा देना, पंपिंग करना, ब्लड का पंपिंग करना काम है। समझिएगा। जो हार्ट में ब्लड एंटर करती है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से एंटर करती है। मैंने नहीं बनाया, स्किप कर दिया। लीजिए यहां पे 4 पल्मोनरी वेन होता है, ठीक, समझिएगा। वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आया? लंग से आया। कैसे आया? इसके लिए आप सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो देखिएगा, ठीक। पल्मोनरी वेन से इसमें गिरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस चैम्बर में गिरा उस चैम्बर का नाम है लेफ्ट ऑरिकल। फिर यहां पर एक ओपनिंग होता है जो मैंने शो नहीं किया, डिटेल्स हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। उस ओपनिंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही बोलते हैं हम लोग प्योर ब्लड, ओके। उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। अब समझिएगा, वो प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वहां से एक बड़ी सी ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। उस ब्लड वेसल्स का नाम है डॉर्सल अओर्टा। अओर्टा बड़े ब्लड वेसल्स को बोलते हैं। पीछे से डॉर्सल साइड से है तो इसलिए उसको मैंने बोला डॉर्सल अओर्टा। अब सुनिएगा, डॉर्सल अओर्टा में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये लीजिए मैंने यहां पर आपको लिख दिया कि इसमें भी कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आया है पंप होने से। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस डॉर्सल अओर्टा से हर ऑर्गन को जाना है, इसीलिए इस डॉर्सल अओर्टा से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं आर्टरी के। बॉडी के हर पार्ट्स के लिए निकलता है यहां से आर्टरी। देखिए मैंने बहुत सारे ब्रांचिंग बनाए, मैंने 4 दिखाया, बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे आर्टरी के। और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक एक आर्टरी, 2 आर्टरी, जितने बॉडी पार्ट्स हैं सबको आर्टरी चला जाएगा और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो बताइए, किडनी भी एक ऑर्गन है, लीवर भी एक ऑर्गन है,
उन दोनों को भी गया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से डॉर्सल एओर्टा से। तो देखिए आर्टरी, डॉर्सल एओर्टा से आर्टरी निकला, आर्टरी का वो ब्रांच जो किडनी को गया उसका नाम हमने रखा रीनल आर्टरी, बिकॉज रीनल वर्ड्स मींस किडनी इन बायोलॉजी। रीनल आर्टरी नाम रखा हमने। बताइए उसमें कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड यहां से जो आया। ओके, यहां से ब्लड लीवर को भी गया होगा, जो ब्लड वेसल्स लेकर गया होगा उसका नाम हमने बोला हिपैटिक आर्टरी, क्योंकि हिपैटिक का मतलब होता है लीवर बायोलॉजी में। तो ये हिपैटिक आर्टरी, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लीजिए यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, अब देखिएगा होता क्या है, ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचती है रीनल आर्टरी के माध्यम से किडनी के अंदर, तो किडनी का क्या काम है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को यूरिन के माध्यम से, यूरिन कहां से निकलता है? यूरेटर से, जो हम लोग कल देखेंगे। ये यूरेटर है रेड वाली, यूरिया ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देना, यही तो काम है किडनी का। तो यूरिन तो बाहर निकल गया उस ब्लड से। नो डाउट कि जो ब्लड एंटर किया होगा किडनी में वो प्योर ब्लड होगा। अब किडनी के सेल्स, प्योर और इम्प्योर का मतलब समझिएगा बच्चे, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, आप समझिए गौर से। प्योर और इम्प्योर का मतलब बच्चे यहां पर समझ लेते हैं यूरिया के अमाउंट से, नहीं, यूरिया के अमाउंट से यहां पर प्योर और इम्प्योर वर्ड नहीं यूज किया गया है। ये प्योर और इम्प्योर वाला वर्ड ऑक्सीजन एंड CO2 के अमाउंट के बेसिस पर यूज किया गया है। ये वो ब्लड है रीनल आर्टरी में जिसमें ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है, और ऑक्सीजन के अमाउंट के ज्यादा होने से इस ब्लड को हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस प्योर ब्लड बोला है, जो रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर गई है। अब किडनी की सेल्स, किडनी के टिश्यूज उस ब्लड से O2 को कंज्यूम कर लेंगे और उसमें CO2 डाल देंगे। दीज आर गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अब वो प्योर ब्लड इम्प्योर हो जाएगा जब किडनी के टिश्यू से O2 लेकर उसमें CO2 डाल देंगे। और तब तक किडनी ने क्या किया? उस ब्लड को छानकर यूरिया को बाहर निकाला, ना कि CO2 को। समझिएगा, यूरिया को बाहर निकाला ना कि CO2 को। O2 CO2 ये तो लेना देना लंग्स का काम है, ये तो बाहर अंदर निकालना बॉडी से लंग्स का काम है, नॉट किडनी का। तो किडनी ने उस ब्लड से यूरिया को बाहर निकाल दिया। मगर बताइए अभी जो किडनी के सेल्स ने उसमें CO2 डाल दिया O2 को लेकर, तो ब्लड तो इम्प्योर हो गया ना। अब वो ब्लड किडनी से जो बाहर निकलेगा ब्लड वेसल से लेकर, उसका नाम आप वेन बोलेंगे। आपको पता है कि ऑर्गन से हार्ट तक वेन जाता है और हार्ट से ऑर्गन तक आर्टरी आता है। और जनरली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जनरली वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहां से जो किडनी से वेन निकला रीनल वेन, रीनल वेन में इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि किडनी के टिश्यूज ने उस ऑक्सीजन ब्लड जो रीनल आर्टरी से आया था उससे ऑक्सीजन ले लिया और उसमें CO2 डाल दिया। अब वो ब्लड इम्प्योर हो गया। अब जब वो रीनल वेन को होते हुए बाहर निकलेगी तो उस ब्लड में नो डाउट CO2 की अमाउंट ज्यादा होगी, मगर यूरिया की अमाउंट कम होगी, क्योंकि किडनी ने यूरिया को छान दिया। ये सवाल आता है, देखिएगा, इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। अभी मैंने जो स्टेटमेंट लिखे हैं, जो बच्चे ये बात नहीं समझिएगा वो रटिएगा बैठकर, रटना नहीं है। आप समझिए लॉजिकली किडनी का क्या फंक्शन है। किडनी का फंक्शन है यूरिया को छानना, ना कि CO2 को निकालना। और यहां से ये यूरिया निकला नो डाउट, लेकिन क्या बताइए CO2 के अमाउंट पर कोई फर्क पड़ा क्या? CO2 तो फिर भी डाला ना उसमें ब्लड में किडनी के सेल्स ने। नो डाउट रीनल वेन में इम्प्योर ब्लड है, मगर यूरिया कम है रीनल आर्टरी की तुलना में। इस बात को आप हमेशा गौर कीजिएगा। तो आप यहां से 2 पॉइंट आप आराम से देख सकते हैं जो मैंने लिखा है। रीनल आर्टरी के बारे में मैंने क्या लिखा? कंटेन्स प्योर ब्लड, प्योर ब्लड है भाई साहब उसमें, क्योंकि आया कहां से? आउटा से। आउटा में तो प्योर ब्लड है क्योंकि वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर आया था। नो डाउट कि रीनल आर्टरी में प्योर ब्लड है, बट है मोर यूरिया। अभी यूरिया छना नहीं है किडनी में, तो जा रहे हैं किडनी में छानने के लिए, अभी छना कहां? बट है मोर यूरिया, मोर अमाउंट ऑफ यूरिया देन रीनल वेन। जबकि रीनल वेन की क्या कहानी है बच्चे, आप देख लीजिए कि रीनल वेन किडनी से बाहर निकला ब्लड लेके, तब तक तो यूरिया छन गया यार। देख लो यहां पर कंटेन्स इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हैव लेस अमाउंट ऑफ यूरिया देन रीनल आर्टरी। ये पॉइंट देखिए मैंने यहां पर लिखा है। आइए आप अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनिएगा।
अब ये रीनल वेन है, जितने भी वेन होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, अगर वो हार्ट से नीचे का बॉडी पार्ट से आया है तो वो इंफीरियर वेना कावा में खुल जाता है, अगर हार्ट से ऊपर के बॉडी पार्ट से आया है तो वो सुपीरियर वेना कावा में खुल जाता है। ये बात मैं सर्कुलेटर से मैं बताऊंगा। तो ये रीनल, ये किडनी हो या फिर ये लीवर हो, ये तो हार्ट से नीचे है, यहाँ पे हार्ट है, लीवर किडनी तो हार्ट से नीचे है। तो ये दोनों रीनल वेन हो या फिर हेपेटिक वेन, अभी देखेंगे ये सब कहाँ खुल जाते हैं, इंफीरियर वेना कावा में। और इंफीरियर वेना कावा किस में खुलता है, राइट ऑरिकल्स में। तो ये रीनल वेन जो डीऑक्सिन ब्लड लेकर आई गई ये इंफीरियर वेना कावा में डाल दी, ये इंफीरियर वेना कावा है। डीऑक्सिन ब्लड इसमें डाली, वो राइट ऑरिकल में गई, फिर वो ब्लड कहां कैसे जाएगा ये बात हम आपको बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक। अब समझिएगा, ये यूरिया भाई साहब, ये सॉरी ये लीवर है, और लीवर को पहुंचा हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और ऑक्सीजन ब्लड लेकर पहुंचा, नो डाउट, सुनिएगा, नो डाउट इसमें भी यूरिया होगा, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। यहां से तो यूरिया छनता है, वही ब्लड यहां पे भी पहुंचा, नो डाउट, ठीक है। अब बात है कि सर इसमें यूरिया ज्यादा क्यों, इसमें यूरिया कम क्यों, ऐसा आप सुने होंगे, तो सुनिए, किडनी आपके बॉडी का एकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% ब्लड ले लेता है। यहां से एक बार में 5000 ml बोले तो 5 लीटर ब्लड पंप होता है। अगर इसका आप देखिएगा 20 से 30% आप निकाल लीजिए, जो भी ब्लड होता है वो किडनी अकेला लेता है, मतलब दोनों किडनी मिलाकर बात कर रहे हैं हम, तो समझिए इतना कोई ऑर्गन नहीं ब्लड लेता। तो जब इसको ब्लड ही कम पहुंचा तो ऑब्वियस बात है यूरिया इसमें कम होगा, और यहां पर जब ज्यादा ब्लड पहुंच रहा है तो पर यूनिट टाइम ज्यादा यूरिया छान दे रहा है, इसलिए भी यूरिया यहां पर कम होगा, हाँ लेकिन होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसमें क्या होगा, अमोनिया होगा, ठीक। अब सुनेगा, ये जब अमोनिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग अमोनिया जब लीवर के अंदर पहुंचा तो लीवर के अंदर चलता ऑर्निथिन साइकिल, जो हमारे सिलेबस में पहले था, अब नहीं है, नहीं पढ़ना है, मगर उसका एक रिएक्शन बता रहे हैं आपको। ये अमोनिया उस लीवर के अंदर, ब्लड में CO2 रहता है थोड़ा बहुत हमेशा, वो अमोनिया CO2 के साथ लीवर के अंदर रिएक्शन करके, आर्जिनेज एंजाइम भी लगता है यहां पर, तीर के ऊपर आप लगा सकते हैं आर्जिनेज एंजाइम, अमोनिया और CO2 लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल चलाकर फाइनली यूरिया बनाते हैं। यूरिया बन गया लीवर के अंदर, पहला पॉइंट, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन कहां, लीवर। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द किडनी, एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी, बाय द किडनी, ऐसा वर्ड कीजिए कि यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी, और यूरिया इज फॉर्म्ड बाय द लीवर। क्लियर है? अब समझिएगा, यूरिया यहां बन गया। अब जो ब्लड यहां से निकली होगी, डीऑक्सिन ब्लड निकली होगी, नो डाउट, कौन लेके निकलेगी, जब एंटर करने वाले ब्लड वेसल्स हिपैटिक आर्टरी थे तो निकलने वाले होंगे हिपैटिक वेन। कैसा ब्लड होगा उसमें, डीऑक्सिनेटेड। बताइए उस हिपैटिक वेन में ये यूरिया होगा कि नहीं, बना है तो गया होगा, और वो यूरिया फिर इसमें आया, इंफीरियर वेना कावा में खुल गया, ब्लड में जो डीऑक्सिनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में आया जिसमें कि यूरिया है, और वो ब्लड फिर किसमें गिर गई, राइट ऑरिकल में। फाइनली लंग्स के पास ब्लड जाता है, कैसे जाता है बात आप सर्कुलेटर से में देखिएगा। फाइनली फिर वो ब्लड पहुंची हार्ट के पास, यूरिया इसमें, यूरिया है ना, फिर वो यहां, फिर यूरिया यहां छनेगा, फिर यूरिया छन का ब्लड आगे पहुंचा, तब तक में इसके पास भी कुछ ब्लड आया, उसमें अमोनिया था, जो फूड के डाइजेशन से निकला अमोनिया था। हम बताए थे ना हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनता क्या, अमोनिया। देखिए ब्लड में अमोनिया जो लीवर के पास पहुंचा है, और ये लीवर उसको क्या करता है, अमोनिया को CO2 के साथ रिएक्ट करवा के यूरिया बना देता है, इसलिए लीवर को बोलते हैं मेन साइट फॉर डीएमिनेशन। मगर अमोनिया के रिमूवल में किडनी का भी थोड़ा सा रोल है, माइनर रोल, मैंने बताया था अभी जस्ट, किडनी है माइनर रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, इसलिए डीएमिनेशन का मेन साइट लीवर माना जाता है, क्योंकि ये करता है ऑर्निथिन साइकिल चलाकर अमोनिया का यहां पर कम करता रहता है, और यूरिया फिर बना। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया पूरा साइकिल कैसे क्या हुआ। सवाल यहां से जो आएगा वो सारे मैंने नीचे लिख रखे हैं। पहला 2 सवाल तो ये आएगा, देखिए मैं 2 पॉइंट ऐसे लिखता हूं, आप खुद बताइएगा, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन, बताइए पहला सवाल यही मान लीजिए, बताइए यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, एक सवाल तो यही आता है। दूसरा, यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट, यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, बताइए किसके द्वारा, बाय किडनी, किडनी के द्वारा।
ये 2 पॉइंट तो डायरेक्ट आते हैं सवाल। चलिए अब जो सवाल आता है यही बच्चे बैठ के रटते रहते हैं, आप रटिएगा नहीं, लॉजिकली सोचिएगा। आपसे सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन विच ब्लड वेसल्स, और 4 ऑप्शन है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप नीचे कमेंट में आंसर दीजिए यदि आपको समझ में आ गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन विच ब्लड वेसल, 4 ऑप्शन आपके सामने, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। मैक्सिमम अमाउंट किसमें मिलता है? आज का क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें मिलता है? आप आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा, मेरा आंसर सुनिए। रटोगे क्यों यार? देखो ना, मैक्सिमम अमाउंट यूरिया बनता है कहाँ, पहले ये याद करो। अच्छा, यूरिया बनता है ऑर्निथिन साइकिल से, ऑर्निथिन साइकिल चलता है लीवर में, तो लीवर में बना यूरिया, तो वहां से जो ब्लड निकला होगा उसी में मैक्सिमम होगा, तो लीवर से निकलने वाला तो हेपेटिक वेन होता है। बस आ गया, लॉजिकली आंसर आ गया। रटोगे क्या इसमें? रटोगे तो भूलोगे। बनता कहाँ है ये याद रखो, बनता कहाँ है यूरिया? लीवर में। लीवर से निकलता कौन सा ब्लड लेकर है? हेपेटिक वेन। तो पहला पॉइंट देखिए, हेपेटिक वेन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन, ऑप्शन सेम है, लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन। रटोगे क्या? आप आंसर दीजिए नीचे, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा, मेरा आंसर सुनिए आप। लिस्ट अमाउंट पूछा है, रटना मत। सुनो, यूरिया को बॉडी से निकालता कौन है? किडनी। अगर किडनी ने बॉडी को से निकाल दिया उसको यूरिन के माध्यम से, ब्लड में अब यूरिया बचा नहीं, ठीक है, वो ब्लड अब किडनी से बाहर निकलेगा तो उसमें कम यूरिया होगा। तो किडनी से बाहर कौन ब्लड वेसल से निकलता है? तो किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं रीनल, रीनल वेन। रटोगे क्या? हमने भी नहीं रटा, देख लो, किडनी से बाहर रीनल वेन, इसमें कम यूरिया होगा। लिस्ट, चारों में से लिस्ट, देखिए यहां पर रीनल वेन हैव लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। चलिए अगला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 5, लॉजिकल सवाल है, सारे लॉजिकल सवाल हैं, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कल को किसी कारणवश किसी पर्सन का लीवर खराब हो गया, लेस फंक्शनल हो गया, क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा। अगला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। अगला ऑप्शन, यूरिया का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन, अमोनिया का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन, यूरिया और अमोनिया दोनों का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। फिर से बोलूं ऑप्शन, लीवर खराब हुआ है, लेस फंक्शनल, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। अगला ऑप्शन, यूरिया का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन, अमोनिया का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन, यूरिया और अमोनिया दोनों का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। आप आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा, मेरा सुनिए। लीवर खराब हुआ है, रटो मत यार, लीवर का फंक्शन तो याद है ना, लीवर यूरिया बनाता है। कैसे बनाता है? अमोनिया CO2 को रिएक्ट करा के। तो यदि लीवर खराब हो गया तो अब वो अमोनिया को रिएक्ट नहीं करवा पाएगा CO2 से, तो यूरिया तो बनेगा नहीं, तो हटाइए, यूरिया का अमाउंट तो वैसे नहीं रहेगा बॉडी में, यूरिया का अमाउंट घटेगा और अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि अब उस अमोनिया से CO2 रिएक्ट करके यूरिया नहीं बना पा रहा, तो आंसर क्या होगा? अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाएगा अगर लीवर खराब हुआ है तो। देख लीजिए अगला पॉइंट, इफ ड्यू टू एनी रीजन लीवर बिकम्स लेस फंक्शनल देन अमाउंट ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज इन ब्लड। अगला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 6, आप सारे सवाल का नीचे आंसर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। अगला सवाल, किसी कारणवश किडनी खराब हो गया पर्सन का। देखिए जब किडनी खराब बोला है तो लीवर के बारे में कुछ नहीं बोला, नॉर्मल सोचना है, और जब लीवर खराब बोला है तो किडनी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, नॉर्मल सोचना है। तो इस बार किडनी खराब हुआ है तो क्या होगा? ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है, आप आंसर दीजिए नीचे कमेंट में। ऑप्शन सेम है, कुछ नहीं होगा, यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा ब्लड में, अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाएगा, दोनों का अमाउंट बढ़ जाएगा। आप आंसर दीजिए, मेरा आंसर सुनिए। हाँ, किडनी खराब हुआ, किडनी करता क्या है? यूरिया को छानता है। अब यूरिया छन नहीं पाएगा तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी में अमाउंट बढ़ेगा यूरिया का, ब्लड में अमाउंट बढ़ेगा यूरिया का। अमोनिया का क्यों बढ़ेगा जी? अमोनिया तो दाने कन्वर्ट हो ही रहा है यूरिया में, लीवर थोड़ी खराब हुआ है। तो आंसर क्या होगा? यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा बॉडी में, क्योंकि किडनी का काम ही क्या है? यूरिया को छानना। तो देखिए अगला पॉइंट, इफ ड्यू टू एनी रीजन किडनी बिकम्स लेस फंक्शनल देन अमाउंट ऑफ यूरिया विल इंक्रीज इन ब्लड। अब सुनिए एक इंफॉर्मेशन, जब पर्सन हंगर स्ट्राइक पर होते हैं या काफी दिनों से भूख पर है, व्रत में है, ठीक है, भूख पर है, काफी दिनों से कुछ खा नहीं रहे, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या होता है? वैसे आपके अंदर एनर्जी सोर्स के तौर पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक।
प्रेफरेंस उसी को मिलता है, कम समय में जल्दी टूट जाता है। तो एनर्जी सोर्स वही होता है। लेकिन जब आप खा ही नहीं रहे, हंगर स्ट्राइक पर हैं या व्रत में, तो आप खा ही नहीं रहे, तो सारे कार्बोहाइड्रेट बर्न होने थे, ब्रेकडाउन होने थे, टूट गए, जितने एनर्जी मिलने थे मिल गए। 1-2 दिन रहे आप, उससे सर्वाइव किए। अब क्या होगा, धीरे धीरे फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा एनर्जी सोर्स के लिए। तो जो फैट का ब्रेकडाउन होता है उससे बाय प्रोडक्ट बनता है कीटोन बॉडी। आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में भी कीटोन बॉडी का स्ट्रक्चर, कीटोन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कीटोन बॉडीज बनता है और वो यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट होने लगता है। ये एक सिग्नल है जो हंगर स्ट्राइक पर बैठा है कि अब आपके बॉडी का फैट टूटने लगा है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। अगर आप फैट टूटने लगा है, अभी भी आप हंगर स्ट्राइक खत्म नहीं किए, तो कल को अगर प्रोटीन टूटने लग जाएगा तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो ये यूरिन के माध्यम से कीटोन बॉडी आ रहा है, ये तब आता है जब वो पर्सन प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, काफी समय तक भूखा रह जाए, जैसे हंगर स्ट्राइक पर। तो उस समय कार्बोहाइड्रेट के अब्सेंस में फैट के ब्रेकडाउन से यूरिन में कीटोन बॉडी आने लगता है। देखिए अगला पॉइंट, पर्सन ऑन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, बोले तो हंगर स्ट्राइक का एग्जांपल, हैव कीटोन बॉडी इन हिज यूरिन। क्यों भाई? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ फैट। हाँ ठीक है लाइन ठीक है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन अब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लाइन सही है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन अब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट सुनिए, अगला इंफॉर्मेशन। पता है अगर कल को प्रोटीन टूटने लगे ना, तो वैसे तो डेथ हो जाने लगेगा सेल का, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का प्रोटीन। और पता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है, ज्यादा यूरिया बनेगा। तो अगर कल को कोई पर्सन प्रोटीन रिच डाइट खाने लग जाए, तो बताइए उसके यूरिन में नॉर्मल यूरिया रहेगा या ज्यादा यूरिया रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7। मैंने क्या बोला कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, क्योंकि प्रोटीन में अमीन ग्रुप होता है, अमोनिया अमीन ग्रुप है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है। अमीन ग्रुप होता है ना, तो लीवर बना देगा यूरिया। तो बताइए कल को वो प्रोटीन रिच डाइट खा रहा है, खाली प्रोटीन खा रहा है, तो उसके यूरिन में ज्यादा यूरिया आएगा या कम यूरिया आएगा या सेम अमाउंट ऑफ यूरिया आएगा? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। मेरा आंसर सुनिए, मैं आपका आंसर का रिप्लाई करूंगा। ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया गया ना कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है, तो प्रोटीन रिच डाइट लिया तो यूरिन में ज्यादा यूरिया आएगा। तो देखिए, इफ प्रोटीन रिच डाइट इंटेक, देन मोर अमाउंट ऑफ यूरिया इज फाउंड इन यूरिन। तो ये था आपका स्पेशल नोट। इससे जो सवाल आते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 पॉइंट हैं। जो बच्चा रटेगा वो भूलेगा, किसी को भूलो नहीं। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि उसको याद ही मत रखो, यानी फिर तो भूल ही गए। याद ही मत रखो, याद रह जाएंगे। आप लॉजिक समझो, ये लॉजिक है जो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है, और ये सब पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। आप अपने आप निकाल लोगे, ऑप्शन छांट लोगे आप, ठीक है। तो स्पेशल नोट खत्म होता है, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर समझेंगे बच्चों। आप यकीन मानिए, मैं आपको रियलाइज करा दूंगा कि आपके बॉडी के अंदर किडनी कैसा होता है, मैं आपको फील करा दूंगा वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ही। तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले 2-3 लेक्चर तक किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। यकीन मानिए, अगर आपको किडनी का स्ट्रक्चर अच्छे से आता है तो आपको किडनी का फंक्शन, बोले तो यूरिन फॉर्मेशन, रटना नहीं पड़ेगा। मेरा वादा आपसे, मैं आपको एक पॉइंट नहीं रटाऊंगा यूरिन फॉर्मेशन में। और काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको टीचर टफेस्ट टॉपिक कहते हैं फिजियोलॉजी का, यकीन मानिए आप उसको चुटकी में खेलिएगा। तो आप कोई वीडियो बीच में स्किप करके मत देखिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। आप वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो ये वादा पूरा नहीं हो सकता है। तो आप वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअसली देखिए, 2-3 लेक्चर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का, देन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। आज का लेक्चर आप जो भी पढ़े नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।